हाँ है ना, इनेंडो वाला एक्शन था इसका। पॉजिटिव मैनर। तो हम भी तो सरकास्टिक वे में ही पूछ रहे थे, तूने ऐसे बोला रोस्ट कर रहा है। रोस्ट मत कर, ग्रिल कर तू इसको। कोई ना, ट्राई करने से। कोई केस दिया था पढ़ने को यहाँ पे भी? ओहो, लकी पीपल। क्लास में क्या पढ़ाया था? हाँ बोला था ना। हाँ जी, किस किस ने कंपैरेटिव चार्ट्स बनाए हैं? बाकी क्या कर रहे थे? हाँ हाँ देख लिया सर, देख लिया। बाकी क्या कर रहे थे? आए नहीं थे। बनाए हैं? कुछ हुआ सॉर्ट आउट उसका? नहीं हुआ कुछ भी? आपने? ठीक है। क्यों भाई? भूल गया? हाँ जी, अभिनंदन सर पीछे दिखाइयो। हाँ जी, कमल, शिव, भाई, गुड। नाम? प्रशांत। ठीक है। क्यों नहीं बनाया शिव? है? अच्छा रेडी। ओके। हाँ जी, देवेंद्र आए नहीं थे आप? कि बनाए हैं? बनाए हुए हैं। नेक्स्ट, हिमांशु। क्यों भाई? अमन, तेरा दोस्त है ना हिमांशु? इसको याद नहीं रहा। अलग रहता है। आदित्य? इधर ये तीनों। शरण क्या हो गया तुम्हें आज? नायक मैडम आई नहीं थी। हाँ, बनाए हैं। कहाँ है? देखो तुमसे उम्मीद लगाना बेकार है। जिन्होंने बनाने हैं वो ठीक है बना लो, जिन्होंने नहीं बनाने दे विल बी एट देयर ओन लॉसेस। उसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकती, बट जिन्होंने बना लिए हैं दे विल नॉट शेयर इट विद एनी अदर पर्सन अनलेस एंड अनटिल यू टेकन माय परमिशन, राइट? अपने नोट्स में खुद एडिशंस करिए प्लीज, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ठीक है, जिन्होंने बनाए हैं गुड, नहीं बनाए हैं तो वो ध्यान रखिएगा कि कैसे बनाने हैं, क्या क्या डिफरेंस कैसे बनाया है, जैसे बताया था वैसे ही ड्रॉ किए हैं सबने। पनिशमेंट्स? ठीक है, सो वी वर डूइंग द कॉम्पिटेंसी, राइट? हमने सेक्शन 190 पढ़ा था इसके साथ। अमन, तो जिसकी सीट पे बैठा है ना, बाई चांस वो आ गया तो दिक्कत आ जाएगी तेरे को। है? अच्छा। That somebody has an exclusive right over it, so कहीं एनक्रोचमेंट होगी तो दिक्कत आ जाएगी, रिकवरी मांग लेगा। कोई ना, लेट हिम सिट, ही hasn't come yet। तो अंजी हो गया पेन, चलो कॉम्पिटेंसी। We discussed the competency to punish, the competency to try, and the competency to take। पनिश के अंदर हमने शेड्यूल्स पढ़े थे, पनिशमेंट्स पढ़ी थी हमने, जो आपको ड्रॉ करने के लिए दिया था। ट्राइबिलिटी के लिए हमने शेड्यूल में पीछे देखा था, दैट पर्टिकुलर ऑफेंस नीड्स टू बी ट्राइड बाय हुम, आइदर एनी मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और द कोर्ट ऑफ सेशन। देन कॉग्निजेंस के लिए 191 ए बी सी भी हमने पढ़ लिए थे।
यस और नो? बैर रीडिंग की है इसकी कि नहीं? नहीं की? ठीक है, बैर रीडिंग करिए 191A। पुराना CRPC 190 सेक्शन। हाँ जी निधि, डरा दिया तुमने। वन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ABC, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। निकल गया सबका सेक्शन। Subject to the provisions of this chapter, any magistrate of the first class or any magistrate of the second class, specially empowered in this behalf under subsection 2, may take cognizance of any offence. Number 1, upon receiving a complaint of facts which constitute such offence, upon a police report of such facts, upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge that such offence has been committed. So who's empowered? Any magistrate having the competency. Any magistrate of second class can also be specifically empowered if he has been empowered by the High Court. तो अगर हाई कोर्ट ने सबसेक्शन 2 में इनको एम्पावर कर रखा है या CJM ने एम्पावर कर रखा है तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नो. दैट मीन्स PT का क्वेश्चन, can judicial magistrate second class take cognizance? Giving you the options: yes, no, yes only if specially empowered, both A and C, none of the above. It's only C. Okay, it should not be A and C both. It is only when it is specifically empowered, and that too by the CJM. Here I take my words back for the High Court, right? तो यहाँ पे वो otherwise can any magistrate take cognizance? The answer should be yes straight away. ठीक है. However, judicial magistrate first class is having the competency to take cognizance. Now, what do you understand by cognizance here? कॉग्निजेंस को उस दिन भी मैंने समझाया था आपको जब हमने प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करवाई थी या 159 की इंक्वायरी करवाई थी मैजिस्ट्रेट से, याद है? तो इंक्वायरी में जो कॉग्निजेंस है, कॉग्निजेंस इज नॉट ओनली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द जुडिशियल माइंड, इट इज समथिंग डिफरेंट ऑल्सो, वेर इन इंक्वायरी के अंदर हम यहाँ पे क्या इंक्वायर कर रहे थे, दैट वाज अ प्रीलिमिनरी इंक्वायरी. यहाँ पे जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल माइंड थी वो एक लिमिटेड पर्पस के लिए थी. वो लिमिटेड पर्पस क्या था? वेदर टू इन्वेस्टिगेट, वेदर टू ऑर्डर द इन्वेस्टिगेशन और नॉट. लेकिन कॉग्निजेंस किन स्टेजेस पे ली जाती है? कॉग्निजेंस ली जा रही है या तो पुलिस रिपोर्ट पे बी के हिसाब से. पुलिस रिपोर्ट कब आती है? जब 173(2) में मींस चलान पेश हो रहा है या क्लोजर पेश हो रहा है, तो उस टाइम पे आपकी कॉग्निजेंस एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेता है. कॉग्निजेंस किस चीज के लिए ले रहा है? कि नाउ whether to proceed with the inquiry in a full-fledged manner, whether the investigation has been conducted properly or not. ये नहीं कि investigation conduct हो या ना हो, investigation has already been conducted. After the investigation is complete, there has been a police report that has been submitted to the judicial magistrate. Now this judicial magistrate will apply his judicial mind full-fledgedly here. एंड जब वो फुल फ्लेजेडली लगाएंगे तो वो इंक्वायरी स्टेज मानी जाएगी. इंक्वायरी एक्सप्लेन की थी मैंने, कौन सी स्टेज है? इज इट ओवरलैपिंग विद द इन्वेस्टिगेशन एज अ जनरल रूल? नो. इंक्वायरी इंडिपेंडेंटली स्टार्ट हो रही है जहां पे मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड लगा रहा है, और इंक्वायरी के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है? इशू ऑफ प्रोसेस. प्रोसेस इशू वो करेगा आइदर इन द फॉर्म ऑफ समन्स, इन द फॉर्म ऑफ वारंट्स. इसके अलावा कंप्लेंट प्रोसीडिंग में स्टेजेस याद करो जहां पे मैंने ड्यूरेशन समझाई थी. यहाँ पे प्री कॉग्निजेंस स्टेज कम है, पोस्ट कॉग्निजेंस ज्यादा है. याद आया? तो पोस्ट कॉग्निजेंस में कॉग्निजेंस ली जा चुकी है. जब कॉग्निजेंस ली जा चुकी होगी तो 200, 202, 203 इफ रिक्वायर्ड, फिर 204 इशू ऑफ प्रोसेस पे आ जाओगे आप. तो यहाँ आपकी कॉग्निजेंस स्टेज जो है वो लंबी हो जाएगी जहां पे उसकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल माइंड आई है. सो कॉग्निजेंस कैन बी सेड टू बी. हाँ जी सर, बिल्कुल आइए. is the applicability of a judicial mind in a proper manner, wherein the judicial magistrate seems to or seeks that whether the investigation has been conducted fairly,
whether the complaint proceeding should be initiated by while examining the complainant or not. तो वहां पे आपकी cognizance आ जाएगी, right? So cognizance और preliminary inquiry में ये difference आता है, ये limited purpose के लिए है, ये फिर उसके बाद आ जाएगी. तो cognizance में भी आता क्या है? Simple, to take judicial notice of, और इंक्वायरी में अप्लाइंग द जुडिशियल प्रूडेंस. एक होता है टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ, एक है अप्लाइंग जुडिशियल प्रूडेंस. देखने में सेम है, सिमिलर है, इंटरचेंजेबल कर सकते हो, बट जब आपको इन दोनों वर्ड्स को एक्सप्लेन करना है तो आप बताओगे कि यहाँ पे तो उसका सिर्फ एक जुडिशियल माइंड अप्लाई हुआ है, बट यहाँ पे उसने जुडिशियल नोटिस लिया है आफ्टर अप्लाइंग द जुडिशियल माइंड. ठीक है, नोटिस लेना मीन्स टू प्रोसीड फर्दर. समझ में आया यहाँ तक सबको? लिखें इसके ऊपर थोड़ा सा. पहले लिखिए पर्पस ऑफ कॉग्निजेंस. पर्पस ऑफ कॉग्निजेंस. नंबर 1, टू सी whether prima facie case is made out or not. Number 1, to see whether prima facie case is made out or not. Second, to take judicial notice of. To take judicial notice of. Next, magistrate has to apply his judicial mind for the purpose of enabling whether issue of process can be done or can be made or not. The purpose of enabling whether the issue of process can be made or not, or whether the charge framing can be done or not. Whether the charge framing can be done or not. अब अगर आपसे कोई पूछे, क्वेश्चन है whether cognizance and trial are the same stages. Whether cognizance and trial are said to be at the same stage. No. What is, at which stage the cognizance is said to have been taken? Giving you the options. ध्यान से. At which stage the cognizance is said to have been taken? Investigation stage, inquiry stage, trial stage, all none. एक मिनट. How many of you are saying investigation? अनुज, and I think आपने बोला है investigation, inquiry बोला. और किसने investigation बोला है यहाँ पे? इधर बोला है किसी ने investigation. Investigation में cognizance कब होती है अनुज? cognizance कब ली जाती है? अभी 190 में पढ़ाया. On the basis of police report, not on the basis of FIR. What is the difference between FIR and police report? FIR is the initiation and the end product of FIR is the police report. है ना? तो police report end product है. Police report पे आपकी cognizance ली जाती है. So it is at the inquiry stage. So inquiry and trial overlap करते हैं क्या? Trial overlap करते हैं क्या? पढ़ा था 2G में. Inquiries other than a trial. That means they are mutually exclusive of each other. So can we say that cognizance and trial are said to be the same stages? No. Conclusion समझ में आ रहा है? Yes. सबको? शान? Questions पूछ लूंगी. इससे बेटर है तू कुछ मुझसे पूछ ले, कुछ पूछना नहीं आ रहा अभी समझ में. किस किस को डिफिकल्टी हो रही है सीआरपीसी के बेसिक्स को समझने में? प्लीज रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली. हाँ जी. 1 2 3 4. ठीक है. दलजीत. ठीक है. 5. एनीवन एल्स? थोड़ी हो रही. तेरे को तू तो रहने दे. आई थिंक इट हैज गॉन नाउ. क्या हुआ इसके अंदर? अब है, अब ठीक है.
आकाश, क्या समझ नहीं आ रहा कि तूने वैसे रेस किया था अपना हैंड? क्या डिफिकल्टी आ रही है? मिस हो गई बीच में, आपने रिकॉर्डिंग नहीं सुनी? उसको सुन लो, ठीक है, दैट मे बी वन इशू। हाँ जी, क्लासेस नहीं लगी। हाँ जी, स्टेज जंप कर जाता है कि लॉस्ट हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है मतलब एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ अभी। शिव, इंटरेस्ट डेवलप नहीं हुआ। हाँ, मैंने, और तेरे को डरना नहीं है, आराम से बताना है कि कहां से कहां पहुंच गए। ये आ रही है आपको इंटरलिंकेज में दिक्कत आ रही है कि कहां से कहां पहुंच गए? सी, अभी तक एज सच कोई सेक्शन फुल फ्लेजेड खत्म ही नहीं किया मैंने सीआरपी से। इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन दैट आई एम गिविंग। एज आई सेड अर्लियर, इट विल टेक अराउंड 8 months टू कंप्लीट। तो कहीं ना कहीं पे 8 महीने का मतलब ये है कि आपको इसको शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा। अभी सिर्फ इतना ट्राई कर रही हूँ कि जो बेसिक कंसेप्ट है ना, जो वर्ड्स हैं, आपको वो वर्ड समझ में आ सके। जैसे कॉग्निजेंस, आई एम नॉट एंडिंग 190 हियर, 190 दोबारा से पढ़ेंगे। इसी तरीके से इंक्वायरी जो है, सिर्फ 2G की इंक्वायरी की डेफिनेशन खत्म कराई है बच्चे। इसका ये मतलब नहीं कि जो इंक्वायरी हम कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स में कॉग्निजेंस करेंगे वो खत्म होगी है, वो एक फुल फ्लेजेड टॉपिक है आपका। अभी सिर्फ बेसिक टर्म्स को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। उन टर्म्स में जहां दिक्कत आ रही है वो आप मुझसे पूछो। स्टेजेस जंप इसलिए हो रही है क्योंकि सीआरपीसी, एज आई सेड अर्लियर एज वेल, हर एक जगह पे बोलती हूँ मैं प्रोसीजरल लॉ में, मैं कभी भी सेक्शन 1 से शुरू कर ही नहीं सकती क्योंकि वो होता ही नहीं शुरू सेक्शन 1 से। आप स्टेजेस से पढ़ोगे, जो ब्रॉड स्टेजेस कराई थी, आपको पढ़ना ही उस तरीके से पड़ेगा। आपको जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं वो पूछा करो बीच बीच में। अभी हम स्लो कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार मैंने स्पीड पकड़ ली फिर स्लो नहीं होंगे, और फिर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं हुई तो आपके 8 महीने वेस्ट हैं। एंड आई नो आपसे आधे से ज्यादा बच्चे जो है आना छोड़ देंगे। रीजन बीइंग, खुद हिम्मत नहीं मार रहे हैं। आपको डबल डबल सुनना पड़ेगा सीआरपीसी को स्टार्टिंग में, बिकॉज एक तो आप लोग न्यू हो, आप लोग पैटर्न से यूज टू नहीं हो। दूसरी चीज, आपने अभी सीआरपीसी को छुआ नहीं है क्योंकि आप लोग तो फ्रेशर्स आई कैन सी। तो उन लोगों के लिए डबल लेक्चर सुनना मैंडेटरी है। घर जाके रिकॉर्डिंग सुनो, चाहे मैंने आज जो पढ़ाया है समझ में आया है तो भी घर जाके सुनो, तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे। ठीक है, डबल डबल सुनो। एंड दिस इज फॉर द ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। कमिंग बैक, दोबारा से एक ब्रीफ बेसिक चीज समझो। एक है कॉग्निजेंस जो इंक्वायरी स्टेज में आती है, एक है ट्रायल जो इंक्वायरी खत्म होने पे आता है। चार्ज फ्रेमिंग याद है मैंने बताया था ट्रांजिशन फेज है कि यहां से यहां जंप करा है। जब चार्ज फ्रेमिंग खत्म हो गई, विच मीन्स आपका ट्रायल शुरू हो गया। तो आपके ट्रायल अलग है, इन्वेस्टिगेशन अलग है, इंक्वायरी अलग है। सीआरपीसी इंक्वायरी मैजिस्ट्रेट ही करता है, कभी पुलिस वाला नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन पुलिस वाला ही करता है, कभी मैजिस्ट्रेट नहीं करता। ट्रायल हमेशा मैजिस्ट्रेट कंडक्ट करता है, वो भी कभी पुलिस वाला नहीं करता। ठीक है, ट्रायल के अंदर कब होता है ट्रायल? जो आप कोर्ट्स में देखते हो जाके, वो ट्रायल्स हैं आपके। इन्वेस्टिगेशन कौन? जब पुलिस वाला आपके एविडेंसेस को कलेक्ट कर रहा है, आपके जहां पे एरिया को सील किया गया है वहां से छानबीन कर रहा है, सारी चीजों को, लिंक को, जो लिंक इनकम्प्लीट है उसको जोड़ रहा है, वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस का हिस्सा माना जाता है आपका इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी सिर्फ और सिर्फ आपकी एप्लीकेबिलिटी ऑफ जुडिशियल माइंड है कि जी आपके पास एक चलान पेश हुआ है, आप उस चलान के साथ क्या करोगे या कैसे करोगे, वो आपकी कॉग्निजेंस है। वो क्योंकि आप सबकी प्रूडेंस अलग अलग है तो आप उसके हिसाब से अप्लाई करोगे। जनरली जब चलान पेश होता है आपको चार्ज फ्रेमिंग, इशू ऑफ प्रोसेस करना ही होता है। ये आपकी एक मेंटालिटी है जो जजेस को करनी पड़ेगी, मींस मैजिस्ट्रेट्स को करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पुलिस वाले ने चलान पेश किया है तो उस चलान में आप उस चलान को देखोगे। देखने के बाद जब आप उस पर वारंट इशू करोगे या आप उसके ऊपर समन्स इशू करोगे और चार्ज फ्रेमिंग करोगे, उसको बुला के जब डेट फिक्स करोगे, इसका मतलब आपने अपना कॉग्निजेंस ले लिया, इंक्वायरी स्टेज शुरू हो चुकी है। द मोमेंट चलान हैज बीन सबमिटेड टू यू। अब आया समझ में? क्या अब कॉग्निजेंस इंक्वायरी स्टेज है? यस, कॉग्निजेंस इंक्वायरी है, तो क्या वो ट्रायल और इंक्वायरी इकट्ठे हो सकते हैं? द आंसर इज नो। 2G स्पेसिफिकली कहता है इंक्वायरी इज अदर देन अ ट्रायल। तो ट्रायल अलग है, इंक्वायरी अलग है। और उस दिन याद करो तीनों स्टेजेस समझाई थी। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट्स, एंड्स,
When it ends, inquiry begins. When inquiry ends, trial begins. And trial ends at the judgment, decision. Clear hai? Coming? Anji. Issue of process is always before the trial, generally. So it is the broad stage of inquiry itself. Inquiry ends at the charge framing. So as I said, दो टाइम पे मैंने आपको यहाँ पे issue of process बनाया था. Either before the charge framing, if it is so, it is under the inquiry. If it is after the charge framing, then it is under the trial. इंक्वायरी स्टेज की इंक्वायरी का एंड नहीं होता, कॉग्निजेंस से इंक्वायरी शुरू होती है. इंक्वायरी एंड्स एट द चार्ज फ्रेमिंग. क्लियर है? अब कुछ और बेटर हुआ? यही 4 दिख रहे हैं मुझे अभी जिन्होंने बोला है कि समझ नहीं आया. कमिंग बैक, जिन लोगों को समझ में एक बार में आ जाता है, प्लीज बेयर विद अस, क्योंकि मुझे उनको भी समझाना है सबको. राइट, नेक्स्ट लिखो इसके ऊपर. क्वेश्चन लिखवाया मैंने. वेदर कॉग्निजेंस एंड ट्रायल आर considered to be one stage or different stages. Are considered to be one stage or different stages. Anji, what should be the answer? Different stages. Take लिखो. Cognizance and trial are two different stages or concepts. Cognizance is at the stage of, इसको अंडरलाइन कर लेना. Cognizance is at the stage of the commencement of the inquiry proceedings. Whereas trial occurs much later. After the charge has been framed. In cognizance, the magistrate applies his judicial mind to the fact that a prima facie case for taking further proceedings is made out. The immediate further proceedings here will be the issue of process. In a police report or in an information case and the examination of complainant and his witnesses in a complaint case. The consideration before the court
ये आप लोगों को करना है when you'll become magistrates or the higher judiciary. The consideration before the court is as to will it be unjust, as to will it be unjust for the society, will it be unjust for the society and the victim if the cognizance is not taken in the case, if the cognizance is not taken in the case at this stage, the magistrate is not particularly much concerned with the triability of a case under a particular section as the further examination for that purpose particular section as the further examination for that purpose will be done at the charge framing stage. Next paragraph. On the other hand, On the other hand, trial is the recording of evidences. On both the sides, and therefore, in order to take trial at the stage of charge framing, the court once again has to apply its judicial mind to examine whether on the basis of the material on record and the arguments of the parties a prima facie case is made out to record and examine the evidences of both the sides. To record and examine the evidences of both the sides. स्पीड ज्यादा हो गई क्या? Next paragraph. Competency to take cognizance and competency to try are two different things. Competency to take cognizance and competency to try are two different things, and it may be that a magistrate is competent
a magistrate is competent to take cognizance but incompetent to try, or vice versa, or vice versa. यहाँ पे ध्यान से देखना, and you can draw it also. Who can take cognizance? Judicial magistrate first class, judicial magistrate second class, of any offense on the basis of complaint, police report, information. When he is specially empowered by CJM, only then he can take cognizance of any offense. है ये चीज? So here the judicial magistrate first class is entitled to take cognizance of rape cases, murder cases. Are these heinous crimes? Yes. But whether the same magistrate is competent to try the matter, that matter is to be exclusively tried by court of session. तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा तो क्या यहाँ पे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास is competent to try such cases? No. He is only competent to take cognizance. Once cognizance has been taken, he has to commit the case to कोर्ट ऑफ सेशन. ये जो कोर्ट ऑफ सेशन है, क्योंकि ये मैटर्स एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी में उसी के आते हैं, तो यहाँ पे इट बिकम्स द बाउंडन ड्यूटी ऑफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट after taking cognizance to commit the case to the court of session under old section 209 CRPC. यहां तक समझ में आया अभी? तो कॉम्पिटेंसी वैरी करेगी, कॉम्पिटेंसी कॉग्निजेंस की सेम रहेगी, ट्रायबिलिटी की अलग हो जाएगी, पनिशमेंट की भी अलग हो जाएगी. Whether the judicial magistrate first class can try the cases related to theft, right? And the punishment that they can give is also 3 years, which is the maximum. But can he try the cases related to robbery? Why? ट्राइबिलिटी पूछी है, पनिशमेंट नहीं पूछी. पीछे देखो शेड्यूल में क्या है. Can he try? But whether he can punish beyond 3 years. So here the competency to punish is barred. But competency to try is still with the magistrate. Cognizance में तो कोई दिक्कत नहीं है. बड़े से बड़ा क्राइम, छोटे से छोटा क्राइम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉग्निजेंस लेगा. फर्क कहां पे आता है? ट्राइबिलिटी में और पनिशमेंट में. जब आप पनिश करोगे, आप लोग जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनोगे. आपके पास पनिशमेंट की पावर सिर्फ 3 साल तक की है, लेकिन आप मैटर 3 साल से ज्यादा वाले भी ट्राई कर सकते हो, 3 से 7 साल वाले भी ट्राई कर सकते हो. तो जहां पे आपकी ट्राइबिलिटी है, जो शेड्यूल में दे रखा है, तो उसके हिसाब से तो कुछ भी मैटर आप ट्राई कर सकते हो जहां पे लिखा गया है शेड्यूल में. तब तो आप लोग एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कॉम्पिटेंट हो ना बच्चे ट्राई करने के लिए. बट पनिशमेंट कितनी दे सकते हो? अगर 3 साल से ज्यादा पनिशमेंट देनी है तो आप सबमिशन करते हो, मींस ट्रांसफर करते हो केस टू द सीजीएम. सीजीएम को ट्रांसफर करोगे. क्यों? क्योंकि सीजीएम और एसीजीएम की पावर्स कितनी है? 7 साल. तो अगर आपको लगता है कि 3 साल से ज्यादा होनी चाहिए और 7 साल तक की होनी चाहिए, तो आप कहां डालोगे? सबमिशन करोगे, ट्रांसफर करोगे. किसको करोगे? सीजीएम को. लेकिन ये जो केसेस हैं, इन केसेस की एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी कोर्ट ऑफ सेशन के पास है. तो कॉग्निजेंस आप लोग लोगे एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, लेकिन आप ट्राई नहीं कर सकते. ट्राई करने के लिए हर हाल में ट्रांसफर करना मैंडेटरी है. कहां करोगे? 209 में करोगे. कैसे करोगे? कमिटल इज द वर्ड फॉर ट्रांसफर टू द कोर्ट ऑफ सेशन. द मोमेंट मैं कमिटल वर्ड सीआरपीसी में जब भी यूज करूंगी, अपने आप समझ जाना कि कमिटल का मतलब कोर्ट ऑफ सेशन को मैटर ट्रांसफर हो गया. जब मैं सबमिशन बोलूंगी तो आप लोअर हो तो आपके सीनियर पे जाएगा, सबमिट करना है आपने.
ठीक है, जब मैं मेकिंग ओवर बोलूंगी, मेकिंग ओवर है सेम कैडर के कोर्ट से सेम कैडर के कोर्ट को ट्रांसफर हो गया, या ऊपर से निचले वाले कोर्ट को ट्रांसफर हो गया। अगर आप जेएमआईसीज हो, सीजीएम आपको ऑर्डर करेगा कि रिक्वेस्ट करेगा, चलो ये बताओ। सीजीएम हायर होता है कि जेएमआईसी हायर होता है? हायरार्की बताना जरा मुझे। एक मिनट, लेट मी आस्क द हायरार्की फर्स्ट, एंड जिससे पूछूंगी सिर्फ वही बताएगा। सबसे ऊपर वाला कोर्ट शिव, सॉरी मैं पूछ रही हूँ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे नीचे शिव बताएगा, उससे नीचे पक्का है? उससे नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो सिविल में आ गया स्लैश, सॉरी इससे नीचे एडिशनल कोर्ट ऑफ सेशन कहां गया? एडिशनल सेशन जजेस, एडीजे, फिर सिविल आ गया। अब आगे हायरार्की बतानी है तो प्रॉपर बताओ ना। सीजीएम, फिर एसीजीएम, फिर कुछ नहीं, नहीं छोटे वाले जेएमआईसी है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करते यहाँ पे, ठीक है। इंडिया में उनकी एग्जिस्टेंस नहीं है, इंडिया में आपकी एग्जिस्टेंस यहाँ है। अगर ये ना होती तो आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास लग रहे होते, जो नहीं है यहाँ। आप देखो, ये अगर इधर देगा दूसरे इक्वल कैडर के, तो ये तो ऑर्डर भी हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है आराम से। इस प्रोसेस को मेकिंग ओवर कहते हैं। टर्म मेकिंग ओवर है, लेकिन है सब ट्रांसफर, ये ध्यान रखना। एक जज से दूसरे जज पे मैटर ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन अगर इक्वल कैडर है तो मेकिंग ओवर कहलाते हैं। ये ऊपर है दोनों, इन्होंने नीचे भेजना है, ट्रांसफर ही करना है। ये ऑर्डर करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे? ऑर्डर। जब ये ऑर्डर करेंगे इसको भी मेकिंग ओवर बोलेंगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाना है। अब रिक्वेस्ट आएगी कि ऑर्डर आएगा? ईशान, नीचे वाले सबसे लोअर से आपने सीनियर को भेजना है अपने। आप अपने सीनियर्स को, सुपर सीनियर्स को कैसे बोलते हो? आप की तुम, सो रिक्वेस्ट है। अपने से जूनियर्स को चलो अभी आप बोलते हो कि वैसे, अदरवाइज तू भी बोल सकते हो, तो वहां पे तो ऑर्डर चलता है, कमांड चलती है तुम्हारी, सीनियर्स हो। यहां आएगा क्या? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आएगा तो सबमिशन होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। सबमिशन मीन्स अगेन द ट्रांसफर, बट द लैंग्वेज इज सबमिशन। अगर इसने सीधा यहां भेजना है, कमिटल है तो रिक्वेस्ट है, बट इट इज नोन एज। यहां भेजना है, अगेन कमिटल। कोर्ट ऑफ सेशन, एडिशनल सेशन जजेस, सेम, दोनों में कमिटल आता है आपका। तीन सौ तेईस ought to be tried by court of session, ठीक है। सो वी हैव टू कमिटल प्रोसीडिंग्स, वील डिस्कस इट लेटर, बट अभी के लिए एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी कहां जाएगी? इजीएस्ट वे क्या है? जो भी हीनियस क्राइम्स हैं जहां पे पर्टिकुलरली लिखा है कि ये मैटर ट्राई ही ये लोग करेंगे, और नीचे वाला सिर्फ कॉग्निजेंस ले सकता है, तो ये कहां जाएगा मैटर? If you remember, you might have read Nirbhaya's case in Delhi. So there was this lady who was a magistrate there at that particular point of time. She took the cognizance of the offence, but because it is a rape case and that to a rarest case, so it has been committed by her to the court of session. But the cognizance has been taken by the lady magistrate there in Delhi. ठीक है, तो कॉग्निजेंस के लिए तो शी वाज कॉम्पिटेंट इनफ, क्योंकि 190 कहता है एनी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। बट वाज शी कॉम्पिटेंट टू ट्राई? नो। क्यों? क्योंकि एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी है आपके कोर्ट ऑफ सेशन पे, तो वो कमिट करेगी ही करेगी, कर ही नहीं सकती। इसके भी एक रीजन बता देती। क्रिमिनल लॉ हो, सिविल लॉ हो, एक एक्सक्लूसिव फाइनलिटी क्लॉज करके एक क्लॉज पढ़ते हैं। इसका ये मतलब है कि जब हमने एक पर्टिकुलर स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट करके रखे हुए हैं, आप इसके बियॉन्ड कोई भी मैटर को ट्राई नहीं कर सकते। Likewise, for women-related offences, we have the women officer, and that too at the level of ADJ, this additional session judges or session judges. In the same way, with regard to maintenance, your family matters, family court has been designated. ठीक है? In the same way, अगर आपने देखा हो तो सिविल लॉ में फैमिली लॉ से रिलेटेड सिविल जज जब तुम बनोगे जूनियर डिवीजन, क्योंकि आप लोग क्या बनोगे? डेजिग्नेटेड क्या होगे? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास स्लैश सिविल जज जूनियर डिवीजन।
तो सिविल जज सिविल के लिए एंड मैजिस्ट्रेट्स क्रिमिनल के लिए। तो जब आपके पास मैटर आएगा ना बच्चे, 125 का तो आप पे आ सकता है सीआरपीसी का, एज मैजिस्ट्रेट आएगा, लेकिन आपका जब भी फैमिली लॉ का मैटर होगा वो आपके पास नहीं आ सकता, बिकॉज एक स्पेशल पावर क्रिएट की गई है टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और वो मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही डील करेगा ताकि उसकी एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन बन जाए। और अगर वो आप लोगों ने डील कर दिया, इवन ऑन मैरिट्स भी कर दिया, वो नल एंड वॉइड होगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जजमेंट बाइंडिंग नहीं होगी। In the same way, अगर एक matter which was exclusively triable by court of session, suppose murder cases, and that has not been tried by the court of session or the additional session judge, it has been tried by the lower magistrates, that will having no effect, because इसमें ये कहा जाता है कि failure of justice हुआ है, immense failure of justice हुआ है, इसके कारण जो decision दिया है आप लोगों ने, चाहे अपना पूरा दिमाग लगा के, अपने पूरे दिल से आपने decision दिया है, तब भी वो डिसीजन नल एंड वॉइड मींस वॉइड ab initio माना जाएगा सिंस द बिगिनिंग। और क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सक्लूसिव फाइनलिटी क्लॉज की जुरिस्डिक्शन थी ही नहीं। When you do not have that jurisdiction, you cannot try that matter, and even if you tried it, it is per se void ab initio. Is this clear, everyone? Shiv, Himanshu lost, Shiv lost. पनिशमेंट के लिए वो 322 सीआरपीसी है पुराना, जहां पे वो सबमिट करेगा सीजीएम को कि जी मैंने गिल्टी कर दिया, बट क्वांटम ऑफ सेंटेंस के ऊपर मुझे लगता है कि इसको ज्यादा सजा मिलनी चाहिए, मैं इनकॉम्पिटेंट हूं, तो आप इसको देख लो। वो सारा रिकॉर्ड ब्रीफ के साथ सबमिट होगा सीजीएम को, और सीजीएम उसको देख के या तो कम सजा दे दे, या 7 साल तक की दे दे, या 3 से भी कम दे दे। वो सीजीएम की डिस्क्रिशन रहती है, बिकॉज ही इज द सीनियर टू यू पीपल एज जेएमआईसीस। क्लियर? हाँ जी बिल्कुल। पुलिस रिपोर्ट चलान ही कहते हैं हम, क्लोजर भी कहते हैं, बट क्लोजर भी आता है। तो पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड्स बोथ, या तो चलान या क्लोजर, दोनों में से एक चीज आएगी। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी, हाँ एसी नहीं चल रहा, देखना जरा पीछे से। jurisdiction आ गई ना, either that will be taken into consideration by the court of session, that they will take away that case also, transfer करा लेंगे, या they may get it separate identities कर देंगे, दोनों में से कुछ भी होगा, कर लेते हैं। कोर्ट ऑफ सेशन कैन ट्राई एनी मैटर ना, तो वो क्लबिंग टुगेदर हो सकती है। चलें जी आगे। हाँ जी, कोर्ट ऑफ सेशन पे जो भी जाएगा, निचले किसी भी जज से जाएगा, वो कोर्ट कमिटल कहलाएगा। ठीक है, सीजीएम तक सबमिशन होगा, उसके ऊपर कमिटल होगा, और साइमल्टेनियसली मेकिंग ओवर होगा, हैं तीनों ट्रांसफर, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, चलें वापस। अब हमने यहाँ पे देखा था हु कैन टेक कॉग्निजेंस, जिसको मैंने अभी समझाया, यहाँ पे आ गया। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे 191 ए बी सी के हिसाब से चल रहे हैं, तो अब इसके हिसाब से कॉम्पिटेंसी समझ में आ गई। तो इवन ऑफ द हीनियस क्राइम्स द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज कॉम्पिटेंट इनफ टू टेक द कॉग्निजेंस, बट ही कैन नॉट बी कंसिडर्ड टू बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई दैट मैटर और आइदर टू पनिश फॉर दैट। लिखिए अब इसको भी। चलो, एज पर सेक्शन 190, सेम ही बच्चे, इसी के आगे कंटिन्यूएंसी है। एज पर सेक्शन 190 of CRPC and section 210 of BNSS and section 210 of BNSS, cognizance of any offense can be taken by any judicial magistrate first class, can be taken by any judicial magistrate first class
without any territorial restrictions yes, you are on the right track, Isha. Without any territorial restrictions or restrictions of competency of punishment or restrictions of competency of punishment. Though regarding a judicial magistrate second class, there is a restriction in clause 2. Though regarding a judicial magistrate second class, there is a restriction in clause 2 dash डाल के लिखो. He can take cognizance only of those offences for which he is competent to inquire or try, and that too if he has been specially empowered for that purpose by the CJM. On the other hand, competency to try has to be examined as per section 26 of CRPC and section 21 of BNSS read with the schedule, and it is not essential that the same authority which has been declared to be competent to try should also be competent to take cognizance. Next paragraph. The term cognizance means taking notice of the matter judicially. Next line is very important. Taking cognizance is a sine qua non for a trial. Jigyasu लिख ले. Taking cognizance is a sine qua non for a trial. It is a sine qua non. Let me write it here. Sine qua non means it is the most essential thing, right? Sine qua non for a trial. However, it is not the same thing as an issue of process.
आगे लिखिए. In other words, it means, cognizance means, or it means the applicability of a judicial mind, the applicability of the judicial mind to the averments, made, to the averments made in the complaint or in the complaint ही कर लो, complaint / information, whatever. एक केस का नाम लिखो, citation is not required. R Chari versus State of UP. It's the word cognizance was used in the code. The word cognizance was used in the code to indicate the point when the magistrate first takes judicial notice of an offence. First take judicial notice of an offence. It does not, however, mean notice of an offence. It does not, however, mean any formal action or accepted action of any kind but it occurs as soon as the magistrate involves his mind to the suspected commission of an offence. Involves his mind to the suspected commission of an offence. एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, whether initiation of proceedings and taking cognizance is one and the same thing. Whether initiation of proceedings and taking cognizance is one and the same thing. अब इसको पहले समझाती हूँ. It is no, very right. It is not yes. समझो. Cognizance में conditions for the initiation of the proceeding. So it is one of the conditions for initiation of the proceeding, not cognizance. ध्यान से समझ. इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग है ना. इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसीडिंग, इंक्वायरी दूसरी प्रोसीडिंग, ट्रायल तीसरी प्रोसीडिंग. तो जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है उसके बाद ही तो कॉग्निजेंस लग रहा है ना. सो ये कुछ इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स के लिए कंडीशन हो सकती है, बट ये खुद में इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना. Initiation of proceeding का मतलब होता है investigation started, issue of process has been done. Cognizance is not said to be initiation of proceeding. It is the initiation of your mind, not the proceeding. याद रहेगा हमेशा. सुन लेना प्लीज दोबारा से, इसको अपने हिसाब से लिख लेना. दोनों चीजें अलग हैं. Whether initiation of proceedings and the taking cognizance are one and the same, the answer is no. Initiation of proceeding का मतलब है जब proceeding start हुई है, चाहे वो investigation की proceeding हो, inquiry की proceeding हो, और चाहे वो issue process की proceeding हो. लेकिन taking cognizance means the initiation of your mind, not the proceeding. Clear हुआ सबको? ठीक है. अब इससे आगे हम cognizance पे बाद में करेंगे, when we'll do the cognizance later on. And अब आ जाओ आगे. The making over and certain cases निकालो अब इसके साथ साथ आप.
हमने अभी कमिटल पढ़ा था, तो कमिटल के ऊपर पहले निकालो सेक्शन 209 एंड 323 ओल्ड सीआरपीसी। 209 CRPC and 323 CRPC. निकाल लिया 209 सबने? हाँ जी, एवरीवन। 209 states commitment of case to court of session when offense is tribal exclusively by it. आ गया? एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन था यहाँ पे रेप और मर्डर केसेस का। आप चाहो तो पीछे शेड्यूल चेक कर लो, पुराने वाला ही चेक कर लो अभी के लिए। 376 देखो पुराने वाला, और 302 देखो। पहले 302 देख लो। पुराना बेयर एक्ट है जो सीआरपीसी का, उसी का पीछे शेड्यूल चेक कीजिए प्लीज। शेड्यूल में 302 निकाल लीजिए ऐसे, बिल्कुल पीछे बेयर एक्ट। निकल गया? मिल गया 302 सबको? कमल, अब यहाँ लिखा है ऑफेंस इज मर्डर, पनिशमेंट इज डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड फाइन, कॉग्निजेबल नॉन अवेलेबल ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। नीचे 303, 304, 304 ए भी लिखा है कोर्ट ऑफ सेशन। अब इसके बाद आ जाओ 376। क्या लिखा है 376 में? ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, दैट मींस एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। अब आ जाओ रेड विद 209। इट सेज when in a case instituted on a police report or otherwise can include the complaint and information cases both. The accused appears or is brought before the magistrate. कौन से magistrate के सामने? Judicial magistrate first class. And it appears to the magistrate that the offence is triable exclusively, underline that word exclusively here, by the court of session. लिख रहा है by the court of session. He shall, who is he here? The magistrate or the court of session? The magistrate. क्योंकि court of session होगा तो it word use करेंगे हम यहाँ पे। यहाँ he है means the magistrate. Shall, number 1, commit after complying with the provisions of 207, 208 as the case may be to the court of session, and subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made. बेल के लिए जब आपकी एफआईआर हुई है अभी और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो बेल जब आप मूव करोगे यू कैन मूव इट बिफोर द जेएमआईसी। जब आप बेल मूव कर रहे हो तो ऐसे केसेस में, यहाँ पे अभी इसको समझा रही हूँ हिंदी में अच्छे से, वो कहता है कि जब आपको ये पता है कि दिस मैटर इज टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, क्योंकि एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी क्लॉज है, तो ऐसे केसेस में अगर आपने उसको बेल दी है, बेल तो मिल ही नहीं सकती, नॉन अवेलेबल है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया, तो आप वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितना भी रिमांड पे भेजा, जो भी आपने किया, वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ, प्लस अगर चलान आ चुका है या 207 के कुछ डॉक्यूमेंट्स लग चुके हैं, वो सब डॉक्यूमेंट के साथ आप किसको भेजोगे? कोर्ट ऑफ सेशन को कमिटल करोगे। तो वट एवर डॉक्यूमेंट्स यू आर हैविंग इट टिल द टाइम यू हैव नॉट कमिटेड द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन विल बी सेंट टू द कोर्ट ऑफ सेशन बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। सेकंड, इट सेज subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody during and until the conclusion of the trial. अगर वो मैजिस्ट्रेट चाहे तो उसको कस्टडी में रख सकता है ड्यूरिंग द कंप्लीशन ऑफ द orders. Third, send to that court. Which court here? The court of session. The record of the case, the documents and the articles, if any, which are to be produced. What are these articles here? Caesar memo. Articles means which has been recovered during the collection of the evidence. कुछ कुछ जो उसको जब अरेस्ट किया उस टाइम पे पकड़ा, जो भी सीज करके उसका सीजर मेमो बनाया गया, वो सारे आर्टिकल्स किसको हैंड ओवर किए जाएंगे? टू द कोर्ट ऑफ सेशन। कस्टडी में दिखाया जाएगा कि जी ये हमने इससे प्रोड्यूस किया था, लिस्ट बनती है, साइन होते हैं और उसको वहां पे दिया जाता है। समझ में आया? अनुज याद कर रहा है कुछ कुछ पिछला। नोटिफाई द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। ऑफ कोर्स दे विल हैव टू मार्क इट। जैसे ही मार्किंग्स हो जाएंगी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा दैट दैट मैटर इज टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। ये एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी क्लॉज है, व्हिच मींस द मैटर व्हिच हैज बीन फिक्स्ड बाय द शेड्यूल टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, it cannot be tried by any other magistrate. If he or she tries it, that decision itself is void ab initio.
नेक्स्ट 323 पे आ जाओ, फिर हम इसके नए वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे। 323 निकल गया। प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल, वहां पे हम कब कर रहे थे? द मोमेंट ही हैज टेकन कॉग्निजेंस ही हैज टू कमिट द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन। क्यों? बिकॉज एक्सक्लूसिव ट्रायबिलिटी किसकी थी? कोर्ट ऑफ सेशन की। यहाँ पे बच्चे एक्सक्लूसिव ट्रायबिलिटी कोर्ट ऑफ सेशन की नहीं है। अगर होती तो ऑटोमेटिकली वो मैटर 209 में फॉल करता ही करता, उसके लिए मुझे 323 देखने की जरूरत नहीं थी। ये ऐसा मैटर है जहां पे मुझे एज अ जज लगता है, मैजिस्ट्रेट लगता है कि ये मैटर को ट्राई करना चाहिए कोर्ट ऑफ सेशन। जैसे मैटर आपका है विद रिगार्ड टू थ्रेटनिंग द पर्सन कंसर्न्ड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का केस है या कुछ है, बट हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है इस केस के अंदर। हाई स्टेक्स में सम पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, सम अदर पर्संस आर इन्वॉल्व, जिसके कारण थ्रेटनिंग हो सकती है। आपने देखा होगा बहुत जगहों पे कोर्ट्स में गोलियां भी चल जाती हैं, कुछ और है, हाई स्टेक्स इन्वॉल्व है, बट दैट मैटर इज टू बी ट्राइड बाय अ नॉर्मल मैजिस्ट्रेट, मे बी सीजेएम, मे बी द लोअर मैजिस्ट्रेट। बट उसको ये लगता है कि अगर ये मैटर मैंने ट्राई किया, सो इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज द होल डेकोरम ऑफ द कोर्ट। In that case, he feels that it ought to be tried by the court of session. वो फील कर रहा है ऐसा, तो क्या वो even after the commencement of the inquiry या ट्रायल भी उसने शुरू कर दिया, क्या उसके बाद भी वो ट्रांसफर करके कमिट कर सकता है कोर्ट ऑफ सेशन का? The answer is yes, but that is not under 209. Why? Because it is not exclusive tribal by court of session. Rather, you feel that it should be tried by the court of session. That is why it can be transferred in the form of committal under section 323 of the CRPC. Repeating it again. अगर तुम्हें एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ये लगता है कि तुम कॉम्पिटेंट हो ट्राई करने के लिए, कॉग्निजेंस लेने के लिए तो हो ही हो, प्लस तुम कॉम्पिटेंट हो पनिश करने के लिए भी, बट उस केस के अंदर कुछ ऐसे लोग इन्वॉल्व हैं जिसके कारण आपको खुद भी खतरा है, जो लोग कोर्ट में आए हुए हैं उनको भी खतरा है, प्लस कुछ हाई स्टेक्स इन्वॉल्व हैं उस केस में। ऐसे केस में आपको नहीं लगता कि आपसे सीनियर जज जो है वो डिसाइड करे? कई बार रिक्यूजल भी होता है जजेस का, वो अलग बताऊंगी, बट अदरवाइज मैं बता रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि वो बड़े वाले सीनियर जजेस जो वो ट्राई करें, वो बेटर रहेगा? लगेगा किसी ना किसी मोड पे लगेगा। इमेजिन हाइपोथेटिकली अगर लगा आपको वो मैटर एक्सक्लूसिव ट्रायबिलिटी एज पर शेड्यूल कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई नहीं कर सकता, तो 209 में तो ट्रांसफर नहीं कर सकते आप, बट आपको लगता करे करना ही कोर्ट ऑफ सेशन को ही चाहिए, हायर जज को ही करना चाहिए, हम नहीं करेंगे। क्या ऐसे केसेस में कोई ऐसा प्रोविजन है सीआरपीसी में या बीएनएसएस में जहां पे हम वो मैटर को ट्रांसफर कर दें कोर्ट ऑफ सेशन में? यस है। कहां है सीआरपीसी में? अभी 323 है। 323 में तुम लोगों ने एज मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी शुरू कर दी, चाहे इंक्वायरी खत्म भी कर दी, चाहे तुमने ट्रायल शुरू कर दी, वो ट्रायल खत्म नहीं होना चाहिए। ट्रायल शुरू होने के बाद तुम्हें ऐसा लगा कि एक दो विटनेस ऐसी आएगी जो गड़बड़ करेगी इस केस में, उस पर्टिकुलर स्टेज से तुमने क्या किया, मैटर किसको ट्रांसफर कर दिया? कमिटल के रूप में कोर्ट ऑफ सेशन में। तो यहां वो मैटर्स ट्राई हो सकते हैं जो ऑट टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, वेयर यू फील दैट व्हाट इज द रीजन कि मैं आपको क्यों ट्रांसफर करना चाहता हूं, इसके कारण आप उस मैटर को ट्राई कीजिए। वन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन इज द हाई स्टेक्स इन्वॉल्व, द पॉलिटिशियंस आर इन्वॉल्व, सो दिस कैन बी वन सिंपल एग्जांपल। आया समझ में? 323 पीछे इधर। So it can be done after the commencement of inquiry, it can be done after the commencement of the trial, but before the conclusion of the trial. However, it is not exclusively triable by court of session. Had it been exclusively triable by court of session, it would have been falling under 209 itself, not under 323. Clear, crystal clear. Let me read it now. जी बोलो। कोर्ट ऑफ सेशन तो सुप्रीम पावर है, कुछ भी दे सकती है, जितनी पनिशमेंट उसके लिए है उतनी पनिशमेंट ही देगी, उसके लिए उसको रिमांड बैक करने की जरूरत नहीं। हाँ तो अपील जाएगी फिर आगे। अगर नीचे डिसीजन ये आ चुका है दैट आपको कोर्ट ऑफ सेशन में भेजने की जरूरत नहीं थी, देन अपील विल लाई टू द कोर्ट ऑफ सेशन, अदरवाइज इट विल लाई टू द हाई कोर्ट। रिपीट करती हूँ, दलजीत खत्म नहीं किया, रुको जरा मैं पहले 323 पढ़ दूं। किस किस को 323 का कुछ हिस्सा समझ में आया है? प्लीज रेज योर हैंड्स प्रॉपर्ली।
209 किस किस को समझ में आया? 209। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, राइट। बाय द सीजीएम, यस, अंडर 323 itself। 322 में सबमिशन पहले गया मैजिस्ट्रेट से सीजीएम को, एंड सीजीएम 323 में जाएगा। द मैजिस्ट्रेट इंक्लूड्स एवरी मैजिस्ट्रेट। I am reading 323. I have not yet finished 323 and 209. I have just started with it. 323, if in any inquiry into an offence or a trial before magistrate, magistrate means any magistrate, if it appears to him at any stage of the proceeding, underline before signing judgment, आ गया ना, judgment से पहले, that the case is one which, underline again, ought to be tried by the court of session, he shall commit it to that court under the provisions hereinbefore contained, underline hereinbefore, read लिखो इसमें, read with 209 CRPC। hereinbefore means 209, प्रोसीजर 209 का ही फॉलो करना है कमिटल के लिए, बट 323 के साथ रेड विद करके। and thereupon the provisions of chapter 18 shall apply। what is 18? trial before the court of session। ट्रायल कौन सा चलेगा? कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल। सो 18 shall apply to the commitment so made। इसके अंदर एक mere डिक्लेरेशन है। क्या डिक्लेरेशन है? किसी भी मैजिस्ट्रेट को इंक्वायरी के टाइम, ट्रायल के टाइम, लेकिन जजमेंट उसने साइन नहीं करी होनी चाहिए, इससे पहले पहले अगर लगता है कि ये जो मैटर है ये आपके कोर्ट ऑफ सेशन को ट्राई करना चाहिए, तो क्या वो कमिटल कर सकता है? यस करेगा। कमिटल कैसे करेगा? जैसे 209 के डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीजें वैसे ही वो सप्लाई करेगा। करने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगा? द ट्रायल कोर्ट, सॉरी, द कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल प्रोसीजर फॉलो करेगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आई। वापिस आ जाओ 209 के अंदर। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल से समझो। The judicial magistrate first class has taken cognizance of an offence, that is murder। अभी मैं पुराने सेक्शंस ले रही हूँ, फिर नए इसके साथ साथ पढ़ेंगे। पुराने के हिसाब से 302 है, जिसके अंदर यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन की एक्सक्लूसिव ट्राइबिलिटी बनती है, विच मीन्स पर से ये तो क्लियर है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन करेगा ट्रायल तो ही ये ट्रायल वैलिड माना जाएगा, नहीं तो ये ट्रायल वैलिड है ही नहीं। ऐसे केसेस में तुम लोग जब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास बनोगे, ये तुम्हारी बाउंडन ड्यूटी है, मींस यू आर बाउंड बाय लॉ, आपको ये मैटर को कमिटल करके कोर्ट ऑफ सेशन पे भेजना है। भेजोगे? इसमें कोई और ऑप्शंस है ही नहीं आपके पास। यू हैव टू सेंड इट टू दी कमिटल। कमिटल मींस ट्रांसफर कर रहे हो, कमिटल कर रहे हो आप, इस केसेस में कमिटल जाएगा ही जाएगा। दैट इज 209। इस कमिटल के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए होंगे, जैसे मैं बता रही थी ना कि एक्शन टेकन रिपोर्ट आती है 15-15 दिन में, आपके पास कोई बेल लगी होगी, बेल के अंदर आपने रिमांड भेजा होगा, उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा है कि पुलिस कस्टडी में भेजा है, वो सारी रिपोर्ट्स होंगी आपके पास। वो सब लगा के सारी केस फाइल तैयार करके आप किसको दोगे? कोर्ट ऑफ सेशन को दोगे, और पीपी को भी नोटिस जाएगा साहब, ठीक है? बिकॉज ट्रायल को, ये कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल कहता है, ओपनिंग जो करता है वो पीपी करता है, तो यहाँ पे पीपी को भी नोटिस चला जाएगा। ये उन केसेस में होगा जहां पे शेड्यूल में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि दीज आर दी ऑफेंसेस व्हिच इज टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। अदरवाइज जहां शेड्यूल में नहीं लिखा है वहां 209 नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। अब आ जाओ 323 के ऊपर। मींस कमिटल कैन बी डन इन 2 फॉर्म्स। देखो, committal to court of session can be done in 2 forms. One is exclusive tribability. कौन से सेक्शन में है? And ought to be tried।
सेक्शन 323, ये दोनों अभी सीआरपीसी के इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आपको लिखवा दूंगी। पहले इसको समझना, ये वाली चीज समझ में आई हुई है। ये आप कहां से जज करोगे कि 209 लग रहा है इसके ऊपर? शेड्यूल से। शेड्यूल में लिखा गया है, विच मीन्स ये 209 आएगा ही आएगा, कुछ और कर ही नहीं सकते आप। इसके लिए आपको शेड्यूल नहीं कुछ बता रहा, इसमें आप लोग कॉम्पिटेंट हो ट्राई करने के लिए। अब यहाँ पे कॉग्निजेंस की बात नहीं कर रही मैं, ट्राई की बात कर रही हूँ। आप लोग एज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सब लोग कॉम्पिटेंट हो ट्राई करने के लिए मैटर को, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये मैटर हम ट्राई करें उससे बेटर है कि ये मैटर कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करें। तो उन केसेस के अंदर क्या लगता है आपको कि क्या आप उस मैटर को ट्रांसफर कर सकते हो? कर सकते हो, लेकिन जब आप ट्रांसफर करोगे उसका प्रोसीजर कौन सा फॉलो करोगे? प्रोसीजर का मतलब डॉक्यूमेंट सारे लगाने, जो रिकॉर्ड्स हैं वो सब लगाने हैं। आप सब कुछ फाइल बना के किसको दोगे? कोर्ट ऑफ सेशन को दोगे। बट क्या ये कमिटल इसका कमिटल माना जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो मैटर जो है वो एक्सक्लूसिव ट्रायबिलिटी में नहीं आता। तो आप 323 में उसको करोगे, लेकिन कब कब कर सकते हो? दिस कैन बी इन्वोक्ड एट विच स्टेज? At the commencement of the inquiry, at the commencement of the trial, before the signing of the judgment, all of the above, none. All of the above. Either after the commencement of the inquiry, after the commencement of the trial, but before the signing of the judgment, which means judgment को sign करने से पहले, reserve करने से पहले, pronouncement of judgment करने से पहले, ये stage आप invoke कर सकते हो। 323 clear है, अब कोई dispute किसी को भी? Sure? अब इसके साथ provisions लिखो इसको, जो आपके बीएनएसएस के प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस लिखो। 232, हाँ जी मैडम बोलो। श्योर? थ्री 364 तो नहीं है, 362 इज देयर। हाँ जी हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? प्लीज इसको साथ के साथ लिख के लर्न करना है और पढ़ना है। लैंग्वेज आपने देख ली होगी, लैंग्वेज इज वन एंड द सेम, याद रहेगा। 209 के साथ आजकल आप 232, सो कमिटल अंडर बीएनएसएस where it is exclusive tribal is 232, and if it is ought to be tried it is 362. 362 earlier was the power to review the judgment, right, where we have the landmark judgments, but यहाँ पे 362 is BNSS where it is committal, but committal is ought to be tried. अब अगर मैं पूछूं इसकी stages क्या क्या हैं, इसके ingredients क्या क्या हैं, तो आप लिख लोगे यहीं पे अपने आप। What are the ingredients? After the commencement of inquiry, number 2, after the commencement of the trial, number 3, before signing the judgment, number 4, as per the procedure laid down in 209, and the procedure, the trial is to be the court of session trial. Clear है? 5 इंग्रेडिएंट्स साथ के साथ लिख लोगे अपने आप। ड्रॉगर वो भी लिखो, बाद में तो तुम नहीं लिखोगे, आई नो दैट। लिखो, फिर इसके ऊपर भी डिक्टेशन देनी है। टाइम है ना अभी? नहीं। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक? आप समझ में आया दिलजीत? कृतिका एंड मुस्कान, आप लोगों को समझ में आया है? अच्छा, मुस्कान ने लिख दिया है कृतिका, ठीक है। व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है ठीक है। After commencement trial, after this signing, procedure to be followed is of 209, and then the trial procedure is court of session trial. हो गया? पांचों लिख लिए? ठीक है। अब आगे डिक्टेशन अभी दूं कि कल दूं?
ठीक है, कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो अब हम खत्म करते जाएंगे, जैसे ये वाले प्रोविजंस हैं, दे आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए 209/232 एंड योर दिस 323 एंड /362 इज ओवर फ्रॉम माई साइड। ठीक है, इसको आगे एक्सप्लेन करना है, अभी लिखना है, एग्जाम्पल्स हैं, डिस्कशंस हैं, ये खत्म हो जाएगा आपका। तो ये मैंने खत्म कर दिया, 190 अभी खत्म नहीं किया है, कमेंट्री खत्म हो गया, कल खत्म होगा मतलब लिखने वाला। ठीक है जी, एंडिंग द सेशन नाउ स्टूडेंट।